क्या आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन है। लेकिन अक्सर कहा जाता है इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन को कई तरीकों से देखा जाता है। ज्यादातर लोग हमारी पॉपुलेशन को एक चैलेंज की तरह समझते हैं और कई बार इसे एक स्ट्रेंथ की तरह भी देखा गया है। लेकिन क्या हमारा सिस्टम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटीज दिलवा पाया है या हम सिर्फ एक भीड़ बनकर रह गए हैं? क्योंकि आज बात है 147 करोड़ लोगों की और उनके फ्यूचर की। इंडिया के पास 65% से ज्यादा लोग 35 साल की उम्र से कम के हैं। ये एक ऐसी एडवांटेज है जो हर कंट्री चाहती है। एग्जाम्पल से समझें तो जापान और जर्मनी जैसे डेवलप्ड नेशंस में ये नंबर सिर्फ 35% है। इंडिया के पास उसकी जनसंख्या एक नेचुरल एडवांटेज है। लेकिन इंडिया में हर साल लगभग 1.25 करोड़ लोग जॉब मार्केट में उतरते हैं। मतलब हर महीने करीब 10 लाख लोग, और जॉब्स निकलती हैं सिर्फ 3 से 4 लाख पर मंथ। और ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। एक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2041 तक ये नंबर्स अपनी पीक पर होंगे और उसके बाद ये एडवांटेज धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगा। तो सवाल है कि क्या हमारी पॉपुलेशन एक एडवांटेज है या फिर सिर्फ एक डिजास्टर? इसे समझने के लिए हमें इंडियन पॉपुलेशन की हिस्ट्री को समझना होगा। 1500 AD से पहले इंडिया में एग्जैक्ट पॉपुलेशन काउंट नहीं होता था, लेकिन इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन के मुताबिक उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 11 करोड़ थी। एंशिएंट टेक्स्ट और ट्रैवलर्स के अकाउंट का भी कहना यही है कि इंडिया हमेशा से एक डेंसली पॉपुलेटेड सिविलाइजेशन रहा है। और आगे चलकर एक पॉपुलेशन हिस्टोरियन टिम डायसन के मुताबिक 16वीं शताब्दी में ये संख्या बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच गई। ब्रिटिश पीरियड में पहली बार पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली काउंट किया गया। उस समय जनसंख्या थी करीब 20 करोड़। फिर फाइनली 1881 में पहली ऑफिशियल जनगणना हुई जिसमें पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई 25 करोड़। लेकिन 1901 तक ये संख्या घटकर करीब 24 करोड़ रह गई, क्योंकि इस दौरान भारत ने कई बड़े फेमिन्स और एपिडेमिक्स देखे जिनका सीधा असर उसकी पॉपुलेशन पर दिखाई दिया। इसी पीरियड में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एक ओवर पॉपुलेटेड लेकिन अंडर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के रूप में देखना शुरू किया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद एक बड़ा चेंज आया। 1951 तक पॉपुलेशन करीब 36 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा था, डेथ रेट्स गिरने लगे थे, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था। और यहीं से इंडिया एंटर करता है अपने सबसे क्रिटिकल फेज में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1952 में इंडिया पहला देश था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और इमरजेंसी के दौरान लगभग 80 लाख विसेक्टमीज करवाई गई। फिर 1981 तक पॉपुलेशन 68 करोड़ तक पहुंच गई और 2000 आते आते इंडियन पॉपुलेशन 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। और आज हम 147 करोड़ लोगों के साथ दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई हैं। लेकिन सन 2000 के बाद से धीरे धीरे नैरेटिव बदलने लगा। इंडिया की पॉपुलेशन को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जाने लगा। इंडिया में यंग वर्कफोर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होने लगी। और आज इंडिया एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां सवाल पॉपुलेशन का नहीं बल्कि सवाल है कि इतने सारे लोग मिलकर क्या अचीव कर सकते हैं। आज सबको लगता है कि इंडिया अपने पीक पॉइंट पर है, यंग नेशन है, फ्यूचर सुपर पावर है। लेकिन इंडिया असली डिविडेंड तब साबित होगा जब इन्वेस्टमेंट्स सही होंगी। तो क्या हमारे पास वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं है, ये बात है उन 147 करोड़ लोगों की जो पढ़ लिख रहे हैं लेकिन सिस्टम उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। और यहीं पर आता है इंडिया का पहला गैप, क्वालिटी ऑफ जॉब्स। आज इंडिया की वर्कफोर्स 64 करोड़ लोगों की है। उनमें से 46% यानी करीब 30 करोड़ लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जबकि ये सेक्टर जीडीपी का सिर्फ 15 से 18% कंट्रीब्यूट कर पाता है। मतलब आधा देश एक ऐसे सेक्टर में अटका हुआ है जहां लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उतनी वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहे। जो लोग खेती से निकलते हैं वो अक्सर कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाते हैं। लगभग 8 से 9 करोड़ लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं जिसकी कोई सिक्योरिटी तक नहीं होती।
एक तरफ आधा देश खेतों में जूझ रहा है तो दूसरी तरफ जो शहरों में आते हैं वो मजदूरी या डिलीवरी जैसे काम में अटक जाते हैं। फिर आता है सर्विस सेक्टर। इनकी रियलिटी थोड़ी अलग है। एक तरफ आईटी, फाइनेंस और हाई वैल्यू जॉब्स हैं जो पूरी वर्कफोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और दूसरी तरफ है चाय स्टॉल्स, रिटेल, डिलीवरी जैसे लो पेइंग रोल्स जहां मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन काम कर रही है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो हिस्टोरिकली लार्ज स्केल पर स्टेबल जॉब्स क्रिएट करता है। इसमें सिर्फ 11% वर्कफोर्स ही काम करती है और पिछले 20 सालों से ये बिल्कुल स्टैग्नेंट पड़ा है, जबकि चाइना में ये परसेंटेज 28 है। और ऊपर से पब्लिक सेक्टर जो सिर्फ 6% जॉब्स प्रोवाइड करता है, जो कि एक सिक्योर ऑप्शन भी कंसिडर किया जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर पिक्चर ये है कि इंडिया में क्वालिटी जॉब्स की बहुत बड़ी कमी है। दूसरा गैप है स्किल्स का। हमारी 64 करोड़ की वर्कफोर्स में सिर्फ 5% लोग फॉर्मली स्किल्ड हैं। वहीं साउथ कोरिया में ये नंबर 96% है, जापान में 80%, जर्मनी में 75% और यूएसए में 52%। बाकी की 88% वर्कफोर्स लो कॉम्पिटेंसी जॉब करती है। ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स कहता है कि 42.6% ग्रेजुएट ही काम करने लायक हैं और 45% ग्रेजुएट्स अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे काम कर रहे हैं, मतलब ओवर क्वालिफाइड लेकिन अंडर एम्प्लॉयड। और इसकी शुरुआत होती है स्कूल सिस्टम से। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर यहाँ डाल दूंगी। 2015 में गवर्नमेंट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ अब तक 1 करोड़ 64 लाख लोग ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन प्लेसमेंट सिर्फ 22% मिली है और फेज 3 आते आते सिर्फ 10% लोगों को जॉब मिल पाती है। और तीसरा गैप है मिस एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में सिर्फ कम जॉब्स होने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो जॉब मिल भी रही है वो उन लोगों के लेवल की नहीं है। कहीं पर एक इंजीनियर डेटा एंट्री का काम कर रहा है, एक लॉ ग्रेजुएट सिक्योरिटी गार्ड है और एक एमबीए होल्डर जो डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसके पास काम तो है लेकिन कैपेबिलिटीज वेस्ट हो रही हैं। 2018 में यूपी पुलिस में सिर्फ 62 पियोन पोस्ट के लिए 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया, और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 54,000 पियोन पोस्ट के लिए 24,76,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 60% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। और पियोन की पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? सिर्फ 10th क्लास का एक सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे कैंडिडेट्स ओवर क्वालिफाइड थे। और अब चौथा गैप आता है माइग्रेशन। जब लोगों को अपने शहरों में काम नहीं मिलता तो वो दूसरे और शहरों में भागने लगते हैं, और कुछ ऐसा ही होता आ रहा है पिछले बहुत सारे सालों से। इंडिया में लगभग 29% लोग यानी 40 करोड़ लोग माइग्रेंट्स हैं। लोग बिहार, यूपी और झारखंड से आकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में अपॉर्चुनिटी के लिए बस जाते हैं। और दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन मैग्नेट है। यहाँ रहने वाले 65% लोग दूसरे स्टेट से आए हैं। वहीं इंडिया के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में भी हर 2 में से 1 इंसान किसी दूसरी जगह से आया है। यहाँ 42 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं और मुंबई का भी सेम हाल है। इसी वजह से कुछ शहर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से डूब जाते हैं। ये देखिए, 2024 में बिहार की पर कैपिटा इनकम थी लगभग 69,000, इंडिया में सबसे कम। और कर्नाटका जैसे शहर में यही इनकम थी 3,80,000। जमीन आसमान का फर्क है दोनों जगह की पर कैपिटा इनकम में। एक जगह प्रेशर है तो दूसरी जगह पर वैक्यूम। और अब आता है पांचवा गैप, विमेन वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी। इंडिया की लगभग 48.5% पॉपुलेशन महिलाएं हैं, यानी एक आधा देश। पीएलएफ सर्वे के मुताबिक फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन रेट 41.7 तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी खास वजह है उनके घर की मजबूरी। 67% से ज्यादा महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ज्यादातर अनपेड या लो पेइंग जॉब रोल्स में काम करती हैं। रेगुलर सैलरी जॉब्स में विमेन का शेयर सिर्फ 16% है, मतलब सिस्टम अपनी आधी कैपेसिटी को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता। और इन्हीं सब गैप्स का रिजल्ट है कि इंडिया की लेबर प्रोडक्टिविटी लगभग $24,900 पर वर्कर है। चाइना में ये ऑलमोस्ट डबल है और यूनाइटेड स्टेट्स में 6 गुना ज्यादा। लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन सिस्टम
इनफेक्टिव है। 1978 में जब रिफॉर्म शुरू हुए थे तो चाइना की भी हालत इंडिया जैसी थी। चाइना के पास यंग पॉपुलेशन थी, खूब सारा लेबर था और ज्यादातर खेती थी। फर्क था सिर्फ डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन का। चाइना ने एक स्मार्ट मूव चली और एक क्लियर डायरेक्शन पिक की, मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, क्लस्टर्स डेवलप किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेलिब्रेटली इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया। धीरे धीरे मेड इन चाइना सिर्फ एक लेबल नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का बैकबोन बन गया। आज चाइना अकेला दुनिया का लगभग 29% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जबकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शेयर सालों से सिर्फ 13% पर अटका हुआ है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट 28% तक पहुंच चुकी है और वहीं इंडिया में सिर्फ 11% है। और चाइना ने अपनी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव कामों में शिफ्ट किया है, जबकि इंडिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल वर्क में फंसा हुआ है और बाकी के बचे कुचे लोग दंगे फसाद में अटके हुए हैं। चाइना इंडिया से बेहतर कर पाया क्योंकि चाइना का एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ 40 सालों में चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को एक डायरेक्शन दी और वहीं इंडिया आज भी अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहा है, जिसका असर इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल पावर पर भी पड़ता है। 1976 में लोकसभा सीट्स फ्रीज कर दी गई थी ताकि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे उनकी रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए। ये फ्रीज 2001 तक चलने वाली थी, फिर एक्सटेंड होकर 2026 तक आ गई और अब डेडलाइन खत्म हो रही है। और जैसे ही ये सिस्टम चेंज होगा, पावर भी शिफ्ट हो जाएगी। इंडिया में हर स्टेट की पॉलिटिकल पावर उसकी पॉपुलेशन से डिसाइड होती है, मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट्स। इसीलिए आज इंडिया में ब्रॉडली दो रियलिटीज हैं। एक तरफ है सदर्न स्टेट्स जो मिलकर पॉपुलेशन का 20% रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंडिया की जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 30% है, विच इज रियली अ बिग नंबर। और दूसरी तरफ है नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट्स। यहाँ इंडिया की 60% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन रफली 35% के आसपास है। साउथ स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी कम। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इवनली ग्रो नहीं करेगी तो वो सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, जो आज की करंट सिचुएशन भी है। आज इंडिया की मीडियन एज लगभग 28-29 साल है। ये एडवांटेज परमानेंटली नहीं टिकने वाली और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये विंडो 2041 तक ओपन है, मतलब रफली 15 साल बचे हैं इंडिया के पास सुधार करने के लिए। और इसके ऊपर इंडिया पर ऑटोमेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एआई और ऑटोमेशन ऑलरेडी जॉब्स को काफी हद तक चेंज कर चुका है और नीति आयोग के मुताबिक 60% फॉर्मल सेक्टर्स की जॉब 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से खतरे में है। कस्टमर सपोर्ट्स और बीपीओ जैसे सेक्टर्स जहां लाखों लोग काम करते हैं, वहां हायरिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। एक एआई स्टार्टअप के को-फाउंडर का कहना है कि वंस यू हायर अ लाइम चैट एजेंट यू नेवर हैव टू हायर अगेन। मतलब एक एआई बॉट जो 1 लाख रुपए पर मंथ पर वही काम कर सकता है जो 15 ह्यूमन एजेंट्स मिलकर कर सकते हैं। तो सवाल काफी सिंपल है, क्या इंडिया इतने कम टाइम में अपने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, या फिर जो पॉपुलेशन आज एडवांटेज है वो धीरे धीरे एक प्रेशर बन जाएगी। और अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो इंडिया के पास सारे सॉल्यूशंस हैं, सबको पता है क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ा गैप है नीयत का। अच्छा काम करने की नीयत, जिसकी वजह से इंडिया का वीकेस्ट पॉइंट है उसका एग्जीक्यूशन। इसे समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले है आईटीआईज। इंडिया में लगभग 14,000 से ज्यादा आईटीआईज हैं। यहीं से वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस और मैकेनिक्स जैसे स्किल्ड वर्कर बनाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये देखिए, 2024 में आईटीआई ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 40% थी, मतलब 10 में से सिर्फ 4 लोग ही जॉब के लिए रेडी थे। और वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, 2015 में एक बड़ा टारगेट अनाउंस किया गया था कि इंडिया 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल करेगा, लेकिन 2025 तक एक्चुअल नंबर 1 करोड़ 64 लाख लोग हैं, मतलब सिर्फ 4% डिलीवरी। और तीसरा एग्जाम्पल है
2020 में पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी। इसने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करने की बहुत कोशिश की। इससे इन्वेस्टमेंट्स आई, फैक्ट्रीज बनी और दिसंबर 2025 तक रफली 14 लाख जॉब्स क्रिएट हुई। लेकिन ये नंबर्स इंडिया की जरूरत से काफी कम है। इंडिया को हर साल 78 लाख जॉब चाहिए, जो सिर्फ एक नए वर्कफोर्स के लिए होंगी। मतलब पीएलआई ने इतने सालों में जो जॉब्स क्रिएट की हैं, वो सिर्फ कुछ महीने की डिमांड पूरी करती है। इनकी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन स्केल काफी छोटा है। अब अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सही काम, सही डायरेक्शन और सही मौका नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट तक लिमिटेड नहीं रहती। ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो वो सड़कों पर भी दिखेगी, सिस्टम के खिलाफ भी दिखेगी, और कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ। जब एक पॉपुलेशन अपनी जगह नहीं बना पाती, तो वो भीड़ बन जाती है, और भीड़ का कोई नाम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसे भटकाना आसान है, उसे तोड़ना आसान है, गुस्सा दिलाना और भी ज्यादा आसान है। इंडिया की पॉपुलेशन ना एक डिविडेंड है और ना एक डिजास्टर, ये एक टेस्ट है। अगर ये जनरेशन इसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाई, तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है, और अगर नहीं, तो शायद ये चांस इंडिया को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज माई पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।